Welcome friends for introductory lecture of direct taxes. अब आप देख रहे होंगे यूएमपी अप्रोच टुवर्ड स्टडीज। तो सर ये डायरेक्ट टैक्स और यूएमपी अप्रोच ये क्या चक्कर है, क्या मगजमारी है? तो पहले मैं थोड़ी 10 मिनट यूएमपी अप्रोच के बारे में बात करूंगा जो आपकी स्टडी को लेकर बहुत ज़रूरी है। सीए फाइनल की स्टडी, या आप पकड़ लो पूरे दुनिया में कोई रिटर्न एग्ज़ाम लेते हैं, कौन सी एग्ज़ाम? रिटर्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो ये अप्रोच सब जगह आपको काम लगेगा। अब जो मेरा अनुभव है 20 सालों का, 21-22 हज़ार बच्चों को फेस टू फेस मैंने पढ़ाया है, वो उच्च अनुभव और बच्चों के डायलॉग एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सीए फाइनल के कुछ डायलॉग मैं आपको सुनाता हूँ, मज़ा आएगा आपको, ज़रा सुने। अकाउंट्स का पेपर ख़त्म हुआ और बच्चे बात कर रहे हैं। क्या बच्चे बात कर रहे हैं? कभी कभी पहले मैं मिलने जाता था तो सुनता था, यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मुझे तो सब स्टैंडर्ड फीलिंग हो गई, कुछ समझ में ही नहीं आया, अपने हाइट के बाहर निकल गया। फिर ऑडिट के पेपर के बाद देखो तो बच्चे क्या बात कर रहे हैं, यार खुद का ऑडिट करना पड़ेगा, अब कोई रास्ता ही नहीं है, लॉ पूरा आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। अब लॉ है ऑर्डर लाने के लिए कंट्री में, और पूरा क्या हो गया एग्जाम में? आउट ऑफ ऑर्डर। एफएम अपनी ही बैंड बच गई। कॉस्टिंग आउट ऑफ कंट्रोल, अब तो कॉस्ट कंट्रोल कैसे करना है वो मुश्किल है। इसका आंख लड़ गई, बच्चे बातें करते हैं, इतनी लड़ गई कि 12-15 मार्क ही जुटा पाएंगे। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स मिक्स हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चला गया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट में चला गया, अब इनडायरेक्ट जैसी फीलिंग बच गई। ये बच्चों के डायलॉग है एग्जाम के बाद, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर को लेकर रोते रहते हैं। और जो मेरा अनुभव है, क्योंकि जब भी रिजल्ट निकलता है उसके आने के बाद आई कंडक्ट स्पेशल लेक्चर कि भी आगे कैसे अब करना है, कैसे पढ़ना है। तब पहले जब बच्चों से डायलॉग करते हैं तो क्या क्या उनके रिस्पॉन्स रहते हैं, वो रिस्पॉन्स आप देखें। पहला रिस्पॉन्स था, सर कितनी कड़ी मेहनत की, मैंने इतना समय दिया, सर मेरा प्रिपरेशन एकदम बढ़िया था, एकदम लास्ट मोमेंट तक मैं तैयार बैठा था कि मैं एकदम पक्का अच्छा करके आऊँगा, बट सर मैं एग्ज़ाम पे टाइम पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। ये कॉमन डायलॉग है स्टूडेंट्स के। अब दूसरा स्टूडेंट आके बताएगा, सर मैं जैसे लिखने बैठा, शुरू किया मैंने लिखना, एकदम पक्की मेमोरी थी, जैसे शुरू किया सर पता नहीं क्या हुआ, एकदम वो दिमाग से पूरा आंसर निकल गया। तो आपके प्रॉब्लम देखो आप, कि आपके प्रॉब्लम छुपे हुए हैं दो जगह, सबसे बड़ी दो जगह प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम आपका है इम्प्रॉपर इनएडेक्वेट प्रेजेंटेशन, इम्प्रॉपर इनएडेक्वेट प्रेजेंटेशन। और दूसरा आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है एग्जाम को लेकर, रिकॉलिंग मेमोरी। ये जो दो प्रॉब्लम है, अब ध्यान से सुन ले, आज जो हम बात करने वाले ध्यान से सुन ले। ये प्रॉब्लम कहीं भी वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट की जाती हैं, और वर्ल्ड में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर रिटर्न मोड से एग्जाम ली जाती हैं तो हर स्टूडेंट्स के यही दो प्रॉब्लम होते हैं, सर मेरा प्रेजेंटेशन ठीक नहीं रहा, इम्प्रॉपर इनएडेक्वेट, सर मैं मेमोरी रिकॉल नहीं कर पाया। ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। तो अब सवाल उठेगा, सर करना क्या पड़ेगा उसको लेकर, व्हाट टू डू ऑन दैट। तो आपको यूएमपी अप्रोच एडॉप्ट करना चाहिए, और यूएमपी अप्रोच का मैं आपको आज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा। व्हाट इज यूएमपी अप्रोच? तो आपके दिमाग में चलता होगा, सर ये आईएमपी तो सुना था, ये यूएमपी अप्रोच क्या है? तो आप देखें, यूएमपी अप्रोच मीन्स, अब ध्यान से पढ़ें, give maximum time to improve understanding on the subject. U stands for understanding. सबसे ज़्यादा आपका स्टडी का टाइम सब्जेक्ट की समझ बढ़ाने के लिए दीजिए। दूसरा, अब आप अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम देंगे और सब्जेक्ट को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे, तो अपने आप मेमोरी खुलेगी और मेमोरी बढ़ेगी आपकी, तो ऑटोमेटिकली मेमोरी गेट एनहांस। और जैसे आपकी मेमोरी एनहांस हो गई, उसकी असर पक्की आपके प्रेजेंटेशन पर पड़ेगी, पक्की पड़ेगी। और आपका प्रेजेंटेशन ठीक निकल आया, बट ऑब्वियस है रिजल्ट भी आपका ठीक निकलेगा, सही रिजल्ट आप ले पाओगे अगर आपका प्रेजेंटेशन फाइनली ठीक निकला तो यूएमपी अप्रोच मीन्स व्हाट, आपका अंडरस्टैंडिंग को लेकर, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को लेकर आपको सबसे ज़्यादा समय एलोकेट करना है। अब जैसे अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, कैसे बढ़ानी है दैट आई विल डेमोन्स्ट्रेट, तो आपकी मेमोरी खुद ब खुद खुलेगी
लंबे अरसों तक, लंबे समय तक आप उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जुड़ गई आपके साथ, आत्मसात हो गई, आपके साथ जुड़ गई कंप्लीटली। तो प्रेजेंटेशन बड़ा ऑब्वियस है, एग्जाम में फिर मेमोरी लॉस नहीं होगा और सही वर्ड आप पकड़ पाएंगे, सही वर्ड आप लिख पाएंगे। लेकिन अब देखें आपका करंट अप्रोच क्या है। आपका जो करंट अप्रोच है आईएमपी अप्रोच, आप किस तरह पढ़ते हैं। तो आपका जो करंट अप्रोच है स्टडीज का इस तरह है, मोस्टली आप समय देते हैं किसको, टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाती है अलग अलग जगह पे, उसको लिखने में आप बहुत समय देते हैं, यानी आप प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा समय दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज लिखते रहते हैं। दूसरा सबसे जो मुझे कभी कभी ऐसा फीलिंग होता है, बैड फीलिंग आता है, आप क्या करते हैं, अभी गूगल बैठ जाते हैं और चार्ट्स डाउनलोड करते हैं। ये सारे खुद के चार्ट नहीं है, बोरोड चार्ट है, डाउनलोडेड चार्ट है। और आजकल तो कुछ नई फैशन निकल आई है, स्लोगन्स चल रहे हैं मार्केट में, और आप स्लोगन्स उठा लेते हैं, बोरोड चार्ट उठा लेते हैं, ये आप उसके पर ज़्यादा वक्त देते हैं। मैं नहीं बोलूँगा बर्बाद करते हैं, ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन ज़रूरी है, मेमोरी के लिए टेक्निक्स भी ज़रूरी है, लेकिन आपका ज़्यादा वक्त कहाँ ख़राब होता है, मेमोरी और प्रेजेंटेशन को लेकर ज़्यादा ख़राब होता है। जबकि आप कम टाइम देते हैं, वेरी कम टाइम, वेरी लेस टाइम आप देते हैं सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, कम टाइम देते हैं सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, बहुत कम टाइम देते हैं आप सब्जेक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये एकदम उल्टा अप्रोच है आपका। सही अप्रोच क्या है, आप अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा टाइम दें, फिर मैंने बताया मेमोरी अपने आप खुलेगी, और बाद में प्रेजेंटेशन को थोड़ा टाइम दे, आप अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। अब आप बोल रहे हैं सर ये आप कोई थोड़ी टेढ़ी बात कर रहे हैं, यूएमपी अप्रोच, तो आप उसका डेमोन्स्ट्रेशन तो दिखाइए। तो मैं आज आपको डायरेक्ट टेक्स्ट में यूएमपी अप्रोच आपको कैसे हेल्प करेगा, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। अब यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट टेक्स्ट में अगर आपको इन डेप्थ लेनी है कि सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ बन जाए, वैसा करना है आपको कुछ, तो क्या क्या करना पड़ेगा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप देखें, पहला है आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट की क्या करनी पड़ेगी, इन डेप्थ स्टडी, एक एक सेक्शन जो है उसको आपको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में, और कैसे डिटेल में पढ़ना है मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा आज। सेकंड, ये सब्जेक्ट को लेकर आपके क्रॉस रेफरेंसेस, लिंकेजेस थ्रू आउट द सब्जेक्ट आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। एक सेक्शन दूसरी सेक्शन से किस तरह जुड़ी हुई है, क्या क्रॉस लिंकेजेस हैं, क्या क्रॉस रेफरेंस हैं, वो एकदम आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। तो वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये लिंकेजेस, क्रॉस रेफरेंसेस हमें देखने हैं। थर्ड, जो रिसेंट सर्कुलर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, रूल्स हैं, हम जैसे जैसे पढ़ेंगे सब्जेक्ट को लेकर, वहाँ मैं बताऊंगा आपको कि ये सेक्शन के लिए ये सर्कुलर आया, उसकी ये महत्ता है एग्ज़ाम को लेकर, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसकी भी आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। फोर्थ, आपको जो जो जजमेंट्स, कोर्ट के जो जो जजमेंट्स निकल आते हैं उसमें लैंडमार्क जजमेंट रहते हैं, जिसको बोलते हैं लैंडमार्क डिसीजंस ऑफ द कोर्ट, उसमें कोर्ट ने क्या क्या कंक्लूजन्स बताए, वो आपको बाय हार्ट होने चाहिए। नेक्स्ट, आपकी एग्जाम को लेकर जो जो अमेंडमेंट्स हैं, दैट वी कॉल इट रिसेंट अमेंडमेंट, जो जो बजट आपके एग्जाम को लेकर एप्लीकेबल हैं, वो बजट भी आपको मालूम होना चाहिए, उसके प्रोविजंस, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको सही समझ होनी चाहिए उसकी। एंड लास्ट, हर रोज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स हर रोज चलती रहती है, हर रोज कुछ नए नए डिसीजन आते रहते होते, वो डिसीजन के ऊपर आपका गुड हैंड होना चाहिए, रिसेंट डिसीजन के ऊपर, क्योंकि आपको जो डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर रहता है तो एग्जाम में उसको लेकर भी आपको बहुत सारे केस स्टडीज टेस्ट करते हैं। तो अगर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, हम अब बात कर रहे हैं पहले पार्ट की, यू स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेना है तो इनकम टैक्स को लेकर आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, प्रोविजन, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, रूल्स, क्रॉस रेफरेंस, लिंकेजेस, लैंडमार्क डिसीजंस एंड रिसेंट केस स्टडीज। इतना आपने कर लिया तो सब्जेक्ट आसान हो गया, कुछ है ही नहीं। बट जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको इस एंगल से पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया है, जो पहला पॉइंट है इन डेप्थ स्टडी, इन डेप्थ स्टडी को लेकर मैंने कुछ इश्यूज लिखे हैं, आपको वो पढ़ने हैं, और इशू पढ़ के हम देखेंगे उसका जवाब कि भाई एक्ट देखकर हम बताएंगे कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। और जैसे हम आंसर समझ पाएंगे, मेमोरी अपने आप खुलेगी,
अपने आप, मैं दिखाता हूं आपको। तो पहला इश्यू आप देखें, जो मैं इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को लेकर मैंने इशू लिए हैं। पहला इशू आप ध्यान से पढ़ें, इशू नंबर 1। अब ये कुछ समझने जैसा है। आपके पिताजी हैं, खुद के घर में रह रहे हैं, बराबर है, खुद के घर में। अब खुद के घर में रहने से आप जरा सोचे इनकम कैसे बनेगी। फिर भी आप याद करें आईपीसीसी में क्या करते थे, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम दिखाते थे और लिखते थे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और लिखते थे जीएवी नील, एनएवी नील। अब खुद के घर में रहने से इनकम कैसे बनेगी, ये सवाल ही नहीं उठा आईपीसीसी में। सीधे फॉर्मेट लगा दिया आपने, जीएवी नील, एनएवी नील, इंटरेस्ट दिस एंड लॉस अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो पहला सवाल, खुद के घर में रहने से इनकम कैसे होगी, क्यों हेड हाउस प्रॉपर्टी अट्रैक्ट हुआ, क्यों आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड को हाउस प्रॉपर्टी हेड में दिखाया। जब अब मान लो, जरा सोचो, खुद के घर में रहने से अगर इनकम टैक्स लगता तो हिंदुस्तान की सारी जनता कहाँ आ जाती, रोड पे आ जाती। और घर पे रहने का क्या फायदा, टैक्स देना पड़ेगा, रोड पे रहो कोई टेंशन नहीं है। दूसरा सवाल मैंने वहां रखा है, आप देखो उसके अंदर ही, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आपने लॉक एंड की में रखी है। कहाँ रखी है, लॉक एंड की में। फिर भी आप याद करें आईपीसी में क्या करते थे आप, कुछ प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड बता देते और बाकी प्रॉपर्टी को क्या बता देते, डीम टू बी लेट आउट। अब ये डीम टू बी लेट आउट वर्ड कहां से आया भाई, ये डीम टू बी लेट आउट क्यों, मेरी प्रॉपर्टी लॉक एंड की में पड़ी है फिर भी मैं इनकम दिखा रहा हूं, क्यों दिखाऊं मैं इनकम जब मैंने कमाया नहीं है, तो व्हाट इज द रीजन। तो अब ये जो सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई खुद के घर में रहने से इनकम कैसे होगी, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो डीम टू बी लेट आउट क्यों बनेगा। अब कहाँ आंसर छिपा है आप देखें, एक्ट पढ़ना सीखे आप, बहुत आसान है, मेमोरी भी बढ़ जाएगी। हेड हाउस प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करने की कंडीशंस क्या थी। अब कोई भी बच्चे को पूछो भी कंडीशन क्या बताओ, तो एक जवाब आएगा, सर घर आप भाड़े पे दो तो इनकम कौन से हेड में जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में। अब देखो तो जरा कंडीशन, क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन है सेक्शन 22 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, वो लिखती है कि ये 3 कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपकी इनकम कौन से हेड में जाएगी, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। चलो पहली कंडीशन क्या है, आपकी प्रॉपर्टी जो है उसमें बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू, यानी बिल्डिंग होना चाहिए और उसके साथ जुड़ी जमीन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, बिल्डिंग होना चाहिए, बस वो कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, यू शैल बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण क्या कंडीशन है, यू हैव नॉट यूज्ड that property for the purpose of business or profession. You have not used that property for your business or profession. That means business or profession has not been carried out by him. अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आपकी इनकम कौन से हेड में जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में। अब जरा वापिस सोचो, आपके पिताजी खुद के घर में रह रहे हैं, बोलो जो घर में रह रहे हैं वो बिल्डिंग है, पहली कंडीशन, हाँ के ना, इज इट ए बिल्डिंग, यस। सेकंड, वो क्या ओनर है, यस। तीसरी कंडीशन, इज ही यूजिंग फॉर बिजनेस पर्पस, नो। तो तीनों कंडीशन क्या होगी, फुलफिल, बात खत्म होगी। ये सेक्शन कहीं नहीं लिखती है कि आपको प्रॉपर्टी भाड़े पे देनी पड़ेगी, वो तो सिर्फ इतना लिखती है बिल्डिंग होना चाहिए, आप ओनर होने चाहिए और आपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए उसको यूज नहीं किया है, बस बात खत्म होगी। इसलिए क्या होगा, अब समझ में आया आपको, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कौन से हेड में फॉल होगी, हेड हाउस प्रॉपर्टी में। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टैक्स इज ऑन इनकम, इनकम तो बनी नहीं घर में रहने से, इसलिए उन्होंने सेक्शन 23 लगाया है। क्या था सेक्शन 23, याद करें आईपीसीसी में, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आपकी टैक्सेबिलिटी हाउस प्रॉपर्टी हेड में किसके पर डिपेंड करती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो नोशनल फिगर थी। और स्पेसिफिकली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को लेकर एक्ट में क्या बताया गया है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज नील, वरना क्या हो जाता, खुद के घर में रहने का टैक्स देना पड़े तो कोई खुद के घर में रहता ही नहीं भी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या बताया गया है सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, नील। चलो अब दूसरा जो सवाल मैंने आपको दिया था, आपकी प्रॉपर्टी है लॉक एंड की में पड़ी है, चलो ये बिल्डिंग है हाँ कि ना, यस। चलो दूसरा, आप उसके ओनर हैं तो पक्का ओनर हैं आप, लॉक एंड की में पड़ी है, दैट मीन्स यू आर नॉट यूज फॉर विच पर्पस, बिजनेस पर्पस। तो बात खत्म होगी, आप कौन से हेड में फॉल होगे, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी,
अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देने के लिए मैकेनिज्म क्या बताया है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और जीए भी तय करने के आपने पढ़े थे, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, वो सारे कंसेप्ट बताए गए थे। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट को ध्यान में रखते हुए टैक्स देना पड़ेगा। तो अब आपको सेक्शन पक्की याद रहेगी। 3 कंडीशन, बिल्डिंग, यू आर द ओनर एंड नॉट यूज फॉर विच पर्पस? बिजनेस पर्पस। दूसरा देखें आप, इशू नंबर 2, मैं आपको सिर्फ दिखाऊं आईपीसीसी के मैंने कुछ इशू लिए, तो आपके समझ में आया कि आप पढ़ना कैसे है, अंडरस्टैंडिंग कैसे गेन करनी है। अब देखिए, बहुत छोटा सा सम मैंने लिया है आपके लिए, एक क्लबिंग का। देखिए, हमारे मिस्टर टिकू हैं और उनकी वाइफ हैं टीनी, और वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब थोड़ा देखेंगे ध्यान से। टिकू ने बहुत मेहनत कर दी हाउस प्रॉपर्टी हेड को लेकर, 1 लाख रुपए कमाया टिकू। और टीनी है, सी इज़ वर्किंग हार्ड, वो टिकू से आगे ही जा रही हैं। उसने 1,22,000 कमाए। आजकल वीमेन आर वर्किंग मोर देन इवन मेल मेंबर्स। आप देखते हैं रिजल्ट में भी ऐसा ही होता है, ज़्यादातर फीमेल मेंबर के रैंक्स ज़्यादा निकल रहे हैं अब। फिर टिकू ने मेहनत कर ली बिजनेस इनकम को लेकर और 4 लाख रुपए कमाए। टीनी बोलती है मैं 1,000 और आगे, 4,01,000। फिर देखेंगे, टिकू ने और मेहनत कर लिया अदर सोर्सेस में 25,000 रुपए। टीनी बोलती है मेरे पास तो कुछ पिन मनी का भी सेविंग है, मेरे तो इंटरेस्ट इनकम में 32,000 रुपए। अब देखेंगे आप, ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर टिकू की है 5,25,000 और मिस टिनी की है 5,55,000। किसकी इनकम ज्यादा है? मिस टिनी की। अब टिकू थोड़े परेशान है क्योंकि इनकम कम है, इसलिए उन्होंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट कम किया, LIC, PPF, सिर्फ 25,000 रुपए इन्वेस्ट किया क्योंकि इनकम कम है। तो उनकी टोटल इनकम बन गई 5 लाख रुपए। और मिसिस टिनी, अब इनकम ज़्यादा है तो शी वुड लाइक टू सेव मोर, तो उन्होंने 65,000 सेव कर लिए, ATC में डिडक्शन ले लिया, तो उनकी इनकम बन गई 4,90,000। तो अब टीनी थोड़ी पीछे रहेगी 10,000 से, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया। अब ये हमारे टिकू और टीनी, उनका एक छोटा सा लड़का है, माइनर सन बकू। अब ये बकू ने पहली बार जीवन में FD इंटरेस्ट कमाया 28,000 रुपये। अब IPC में आप पढ़ चुके हैं ये, तो अब ये माइनर बकू की इनकम आप कैसे डील करेंगे, ये पढ़ चुके हैं। अब मुश्किल होगी, दिमाग थोड़ा दौड़ाओ, याद कराओ, प्रोविजन याद करो IPCC क्या प्रोविजन थे, आप कैसे याद रखते थे? IPCC में पूरा पढ़ते नहीं थे, फैकल्टी कैसे बताती थी? आपको क्लबिंग करना है उस पेरेंट के हाथ में जिसकी इनकम क्या है? ज्यादा है, जिसकी इनकम ज्यादा है। अब आपकी मुश्किल बढ़ गई। देखो, टीनी है, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम ज्यादा है, और टिकू है जो पिताजी हैं, उसकी टोटल इनकम ज्यादा है। अब धर्म संकट खड़ा हो गया। अब माइनर किसकी उंगली पकड़ेगा? समझ में आया कि नहीं? मुश्किल हो गई आपके लिए कि सर ये तो दबाव बढ़ गया आप कि मैं ग्रॉस टोटल इनकम देखो या टोटल इनकम देखो। अब इसका सॉल्यूशन कब मिलेगा आपको? जब आप प्रोविजन पढ़ेंगे तब। तो अब देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है इसका? इशू नंबर 2 मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखो आप। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 है। वो लिखते हैं, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड shall be clubbed A, ध्यान से पढ़ना आप, where marriage of parent subsists, marriage of parent subsists। तो लिखते हैं you should club in the hands of that parent, अब ध्यान से पढ़े, मैंने बोल्ड किया है, whose total income, कौन सा वर्ड है? टोटल इनकम, और ब्रैकेट में कुछ लिखा है वो तो आप भूल ही जाते हैं रिवीजन करते वक्त, एक्सक्लूडिंग whose इनकम, माइनर्स इनकम। तो whose कौन सी इनकम? ग्रॉस टोटल इनकम वर्ड नहीं है, क्या वर्ड है? टोटल इनकम। और टोटल इनकम कैसे बनती है? आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 80C to 80U। पहले ग्रॉस टोटल इनकम बनेगी, उसमें से आप डिडक्शन कम करेंगे, घटाएंगे, तो क्या मिलेगी आपको? टोटल इनकम। तो ध्यान रहे, उसकी जिसकी टोटल इनकम ज्यादा है उसके हाथ में आपको क्लब करना है। अब मुझे बताओ तो क्वेश्चन में क्या था? किसकी टोटल इनकम ज्यादा थी क्वेश्चन में? मिस्टर टिकू की। तो क्लबिंग किसके हाथ में होना चाहिए? मिस्टर टिकू के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि टोटल इनकम उनकी 5 लाख थी, जबकि टीनी की टोटल इनकम 490 थी। तो आपको बेस क्या लेना है? टोटल इनकम। अब देखो, मेमोरी अपने आप खुल गई।
अब आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने सवाल ही ऐसा पढ़ लिया कि परेशानी बढ़ गई, परेशानी बढ़ गई, तो आपने सेक्शन खोल के पढ़ा और सेक्शन में सारे जवाब हैं ही, कोई इश्यू नहीं है। मैंने एक और इशू लिया है इज वेरी मोर इंटरेस्टिंग, ज़रा देखो तो इशू नंबर 3, ये तो एकदम मज़ा आएगा आपको पढ़ने का। आईपीसीसी के मैंने लिए हैं, इसलिए क्या है आपका थोड़ा आपकी समझ बढ़े कि आप जो फाइनल में आपको पढ़ना कैसे है, ये सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, और हर सब्जेक्ट को इसी तरह पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग को आपको बढ़ानी है। देखो वही सब मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है। इशू नंबर 3 आप देखेंगे तो मैंने क्या कर दिया है, जो टिनी है उसकी मैंने इन्वेस्टमेंट जो है 80C to 80U जो उसकी डिडक्शन है वो थोड़े मैंने 10,000 कम कर दिए, 65 से 55,000 कर दिए, 65 से क्या कर दिए 55,000। और आप देखें मजे की बात क्या है, मजे की बात, अब दोनों की टोटल इनकम इक्वल होगी। क्या होगी अब? इक्वल। कितना दबाव बढ़ गया आपके ऊपर आंसर लिखते वक्त? आपको क्या बताया गया था और हमने क्या पढ़ा? हुज इनकम इज ग्रेटर। कौन सी इनकम? अब अकेला वर्ड इनकम नहीं बोलेंगे, कौन सी इनकम? टोटल इनकम इज ग्रेटर। अब यहां तो मुश्किल हो गई, दोनों की टोटल इनकम क्या है? इक्वल। क्या करने का? और ये पहला ही साल है माइनर का, माइनर ने अभी तो शुरू किया है थोड़े बहुत कदम रखने जमीन पे, और पहली इनकम आ गई एफडी इंटरेस्ट, क्या करेंगे उसका लेकर? क्लबिंग कैसे करेंगे? आप सरप्राइज हो जाएंगे। लॉ इज साइलेंट। लॉ ने क्या लिखा था? हमने पढ़ा था पिछली साइड में, हमने क्या पढ़ा कि जिसकी इनकम ग्रेटर, जिसकी इनकम ज्यादा है उस पेरेंट में आप क्या करें? क्लबिंग करें। यहां तो दोनों पेरेंट की इनकम क्या है? इक्वल। इक्वल है तो क्लबिंग नहीं होगा, बिकॉज लॉ इज साइलेंट। आई रिपीट, क्लबिंग नहीं होगा। सालों से बता रहा था, थैंक गॉड बैंगलोर ट्रिब्यूनल का डिसीजन निकल आया। अब देखो सॉल्यूशन देखो, बैंगलोर ट्रिब्यूनल ने क्या बताया? सेक्शन इज साइलेंट अबाउट क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम व्हेन टोटल इनकम ऑफ बोथ द पेरेंट्स आर इक्वल एंड देयरफॉर देयर इज नो क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम। क्योंकि लॉ में तो यही लिखा है जब ग्रेटर है उसके हाथ में करो, इक्वल है तो लॉ कुछ नहीं बता रहा है आपको। तो अब आपके समझ में आया कि सेक्शन क्या थी। अब आगे बढ़ें, दूसरा एक और इशू। आप ठीक तरह से पढ़ना सीख जाएं तो अंडरस्टैंडिंग अपने आप खुलेगी, मेमोरी लंबे अरसे तक रहेगी। देखो अब इशू नंबर 4, इशू नंबर 4 में क्या है? वर्क और रेफरेंस दिया गया है सेक्शन 194C। किसका रेफरेंस है? वर्क सेक्शन 194C। और मैंने आपको सीपीटी स्टाइल क्वेश्चन रखा है ABCD के वर्क इंक्लूड A एडवर्टाइजिंग, B ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग, C कैटरिंग एंड D कैरेज ऑफ गुड्स बाय व्हाट? रेलवेज। उसमें से क्वेश्चन जो मेरा है, वर्क डज नॉट इंक्लूड व्हाट? अब थोड़ा याद करें 194C। 194C में क्या था? अगर आप पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को फॉर कैरिंग आउट वर्क, क्या वर्ड था? फॉर कैरिंग आउट वर्क, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। कहीं 1% टीडीएस था, कहीं 2% टीडीएस था, आपने पढ़ा था आईपीसीसी में। अब सवाल ये उठता है कि वर्क में ये जो मैंने ABCD आपको बताया, ये ABCD में से कौन सा वर्क की डेफिनेशन में फॉल नहीं होगा? किसके पर आपको टीडीएस नहीं काटना है? एडवर्टाइजिंग में काटना है कि नहीं काटना है? तो दिमाग को जोर डालना पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग, फिर ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हम टीडीएस काटते हैं, तो ट्रांसपोर्ट बाय रेलवे है, कैरेज ऑफ गुड्स बाय व्हाट? रेलवे। तो अब उसका जवाब अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। अब देखो सॉल्यूशन देखो, इशू नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब मैं 194C वर्क की डेफिनेशन देख रहा हूँ। ए क्या लिखा है? पहला एडवर्टाइजिंग, इसका मतलब कि एडवर्टाइजिंग इज ए वर्क, उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा। दूसरा क्या लिखा है? ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग। तीसरा क्या लिखा है? पढ़े तो एकदम ध्यान से, आप जो पढ़ रहे हैं वो इनकम टैक्स एक्ट ही पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट। कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या लिखा है? एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी बाय एयर कर लो, बाय बस कर लो, यानी बाय रोड कर लो, बाय सी कर लो, आपको टीडीएस 194C में काटना है। लेकिन क्या लिखा है? पढ़े, मैंने अंडरलाइन किया है, अदर देन बाय व्हाट? रेलवेज। तो अगर आप रेलवे से गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो कृपया रेलवे का टीडीएस ना काटे। बड़ी मेहनत से रेलवे चलती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है गवर्नमेंट को उसको चलाने के लिए। आप टीडीएस काटेंगे तो पैसे टाइम पे नहीं पहुंचेंगे उनके पास, कम पैसे पहुंचेंगे। तो रेलवे पे टीडीएस नहीं कटेगा।
तो ये अब आपको ये डेफिनेशन लंबे अरसे तक याद रहेगी क्योंकि आपने उसको पढ़ लिया, समझ लिया। अब एक और इशू नंबर 5 देखो, मैंने छोटे छोटे इशू लिए हैं, आपको समझ आया कि अब सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, और हर एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डिटेल में एक एक वर्ड, एक एक पैराग्राफ, एक एक डिस्कशन है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे आगे बढ़े। अब देखो इशू नंबर 5, इशू नंबर 5 है फोकस्ड ऑन 194H। किसके ऊपर फोकस है? 194H के ऊपर फोकस है। अब ये 194H जो है, आपको मालूम है टीडीएस कटता है किसके ऊपर? कमीशन और ब्रोकरेज के ऊपर टीडीएस कटता है 194H। अब मैंने एबीसीडी वापस दिया, कौन बनेगा सीपीटी? 194H में ए, टीडीएस काटना है कि नहीं काटना है? चलो, ब्रोकरेज पेड टू रियल एस्टेट एजेंट। बी, कमीशन पेड टू होम कंसाइनी। सी, ब्रोकरेज पेड टू होम परचेज एजेंट। डी, ब्रोकरेज पेड टू होम शेयर ब्रोकर। टीडीएस काटना है कि नहीं काटना है? अब देखो, सब ब्रोकरेज आपकी जानकारी में रियल लाइफ में हम देते रहते हैं, एस्टेट एजेंट, कंसाइनी, परचेज एजेंट, पे सिक्योरिटी ब्रोकर, हर किसी को हम ब्रोकरेज देते हैं। बिना ब्रोकरेज काम ही नहीं होता है, मीडिएटर तो चाहिए। अब किसके पर टीडीएस नहीं काटना है? अब देखने से तो कैसा मालूम होता है सर सबके पर टीडीएस तो काटना ही पड़े। अब उसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको? जब आप सेक्शन खोल के पढ़ेंगे तब। तो अब देखें सॉल्यूशन, इशू नंबर 5 पढ़ो तो आप क्या लिखा है इशू नंबर 5 में। ब्रोकरेज की डेफिनेशन देखो, कमीशन और ब्रोकरेज इंक्लूड्स, तो इट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। क्या लिखा है? इट इंक्लूड्स एनी पेमेंट, ध्यान से वर्ड देखें, एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। रिसीव्ड बाय whom? बाय पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। तो उसको कमीशन ब्रोकरेज क्यों मिला? बिकॉज ही हैज एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ होम अनदर। वाई एक्टेड? फॉर सम सर्विसेज। और लंबा लंबा लिखा है, लेकिन लास्ट में क्या लिखा है? बोल्ड में देखें लास्ट लाइन, नॉट बीइंग क्या लिखा है? सिक्योरिटीज। यानी सिक्योरिटी की ब्रोकरेज 194H में कवर नहीं होगी। कौन सी ब्रोकरेज कवर नहीं होगी? सिक्योरिटी के ब्रोकरेज। इसका मतलब कि सिक्योरिटी ब्रोकरेज पे आपको टीडीएस नहीं काटना है। इसलिए आप जब ऑडिट करते हैं तो आप देखना, जब ब्रोकर को पेमेंट करते हैं आप ब्रोकरेज का, और सिक्योरिटी ब्रोकर हैं, शेयर ब्रोकर हैं, तो उसके अंदर आप टीडीएस कभी नहीं काटते हैं, कोई नहीं काटता है। अब याद आया ऑडिट में, आप जरा याद करो, तो ऑडिट में आप गए थे तो शेयर ब्रोकर के ऊपर जो कमीशन दिया गया था उसको, उसके ऊपर हम टीडीएस नहीं काटते हैं, बिकॉज सेक्शन क्लियरली सेज सिक्योरिटी ब्रोकर के टीडीएस, उसकी ब्रोकरेज पर टीडीएस नहीं काटना है। 194H की डेफिनेशन, कमीशन ब्रोकरेज। तो आई थिंक इशू नंबर 5 इज क्लियर। इशू नंबर 6, ये भी बहुत ज़रूरी है। मज़ा आता है जब बच्चों को पूछते हैं ना, अदर सोर्सेज पढ़ाना शुरू करते हैं और पूछता हूँ कि सर बच्चों बताओ ज़रा, ये अदर सोर्सेज की इनकम, ये हेड कब अट्रैक्ट होगा? सीधा आंसर आएगा, सर अगले 4 हेड में जो नहीं आया वो सीधा कहाँ जाएगा? अदर सोर्स में। ये सिंपल आंसर बच्चे बताते हैं, सिंपल। अब देखें तो सही आंसर क्या है। तो इश्यू नंबर 6 का सही आंसर, सॉल्यूशन देखें, सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 क्या लिखती है, उसको मैंने 3 सेंटेंस में तोड़ दिया है, तो आपको जल्दी समझ में आए। पहला कंडीशन है देयर शुड बी एन इनकम। अगर इनकम ही नहीं है तो अदर सोर्सेज हेड की बात हम सोच ही नहीं सकते। बच्चे ये तो चेक ही नहीं करते इनकम है या नहीं है, सीधा यही देखते हैं अगले 4 हेड में नहीं फॉलो रहा है तो कहाँ जाएगा? अदर सोर्स में। पहले मुझे क्या चेक करना होगा? वो इनकम है या नहीं। अब इनकम है या नहीं, इसका मतलब कि मुझे डेफिनेशन ऑफ इनकम डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। याद आया डेफिनेशन ऑफ इनकम आईपीसी में बताया गया था, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24। उसको मुझे, उसके ऊपर मेरी पकड़ होनी चाहिए कि इनकम में क्या इंक्लूड होगा। अगर इनकम में इंक्लूड ही नहीं होगा तो फिर अदर सोर्स हेड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। दूसरी कंडीशन, इट शुड नॉट बी एग्जेम्प्ट। बच्चे चेक ही नहीं करते हैं, सीधा अगले 4 हेड में नहीं आया तो कहाँ? क्यों बच्चे चेक नहीं करते? क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम पढ़ते ही कहाँ है आईपीसीसी में। समरी देख लेते हैं फटाफट, इतना एग्जेम्प्ट, बस खत्म हो गया। पूरा तो पढ़ते नहीं आप एग्जेम्प्ट इनकम। आप मॉड्यूल खोल के देखे 100 पन्ने दिए आईपीसीसी में एग्जेम्प्ट इनकम को लेकर, सेक्शन 10 से शुरू करके कहाँ तक? 13B
लेकिन कभी पढ़ते ही नहीं है, छोटे मोटे आप ग्रेचुइटी HRA करके आगे चले जाते हैं। तो आपको वो भी चेक करना पड़ेगा, इट शुड नॉट बी एग्जाम। फिर आएगा आपका जो जवाब था, वो क्या जवाब था आपका, कि अगला 4 हेड अगर उसको समाविष्ट नहीं कर रहा है तो आपको कहाँ डालना है उसको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो सबसे अहम इसके अंदर इस सॉल्यूशन में क्या है, वो जो आपको रिसिप्ट मिली क्या वो इनकम है या नहीं। तो थोड़ी मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ाने के लिए एक चार्ट रखा है, तो आप देखें ये चार्ट। पहले आपको सवाल पूछना होगा कि आपको जो रिसिप्ट आई वो रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट। अगर वो रेवेन्यू रिसिप्ट है तो आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है, वो पक्का इनकम के अंदर, इनकम की डेफिनेशन के अंदर फॉल होगा, पक्का होगा, क्योंकि इनकम की डेफिनेशन खुद लिखती है इंक्लूड्स। और अगर वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, यानी कैजुअल इनकम नहीं है, आपकी रेगुलर रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो वो पक्का कहाँ करोगी, डेफिनेशन ऑफ इनकम में, तो आपको उसको टैक्स देना ही है उसको लेकर। लेकिन अगर वो कैपिटल रिसिप्ट है तो चार्ट देखें मैंने क्या लिखा है, अगर वो कैपिटल रिसिप्ट है तो आपको डेफिनेशन ऑफ इनकम वर्ड टू वर्ड चेक करना पड़ेगा कि क्या ये लिस्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 वो लिस्ट में कैपिटल रिसिप्ट बताई गई है। अगर बताई गई है हाँ तो उसके पर आप टैक्स लो, अगर नहीं बताई है तो उसके पर आप टैक्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो कैपिटल रिसिप्ट है। बहुत सारे कॉर्ट कंडीशन है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताऊं। कैपिटल रिसिप्ट आपने आईपीसी में पढ़ा था, कुछ नए नए सुधार आए थे। शेयर प्रीमियम, अब शेयर प्रीमियम हाउ कैन इट बी एन इनकम, इट्स ए कैपिटल रिसिप्ट। बट उन्होंने क्या किया, डेफिनेशन ऑफ इनकम में बदलाव लाया और वहां लिख दिया कि शेयर प्रीमियम कंपनी के पास आया और कुछ कंडीशन फुलफिल हुई तो शेयर प्रीमियम, एक्सेस शेयर प्रीमियम विल बी टैक्स इन हुज एंड, क्लोजली हेल्ड कंपनी। फिर एक अमेंडमेंट आया था, अगर आपको ध्यान में है तो, आपने किसी को प्रॉपर्टी बेचने का प्रयत्न किया और आपने कुछ एडवांस लिए, अब वो बंदा आपको पैसा नहीं चुका पाया तो आपने वो एडवांस क्या कर लिए, फोरफिट कर लिए। अब वो कौन सी रिसिप्ट है, क्या आप हर रोज प्रॉपर्टी बेचते हैं, आपकी पुरखों की प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं, तो इट इज कैपिटल रिसिप्ट। तो आइडियली वो कहाँ जानी चाहिए, इट्स ए कैपिटल रिसिप्ट, इट वुड गो अंडर हेड कैपिटल गेन। तो अब उन्होंने क्या अमेंडमेंट कर दिया, अदर सोर्सेज में डालने के लिए पहले डेफिनेशन ऑफ इनकम में बदलाव लाया। क्या किया उन्होंने, डेफिनेशन ऑफ इनकम में कि अगर ऐसा कोई अमाउंट फोरफिट हुआ तो आपको उसको इनकम ट्रीट करना है, और उसको कौन से हेड में टैक्स करना है, हेड कैपिटल गेन में नहीं, अब 2014 के बाद कौन से हेड में टैक्स करना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो याद रहे कैपिटल रिसिप्ट टैक्सेबल तभी होगी अगर वो डेफिनेशन ऑफ इनकम में फॉल हो रही है। तो इसका मतलब कि आपको डेफिनेशन ऑफ इनकम सही ढंग से मालूम होनी चाहिए। हम जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में, जब फ्यूचर में जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम समझ पाएंगे कि कैपिटल रिसिप्ट किसको बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट किसको बोलेंगे। अब ये मैंने बताया आपको इन डेप्थ स्टडी ऑफ दैट सेक्शन, कि जो सेक्शन थी उसकी इन डेप्थ स्टडी कैसे करनी है। वो करने के लिए अच्छे प्रैक्टिकल चाहिए, जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल चाहिए। तो क्या होगा, अपने आप आपकी समझ बढ़ेगी, अपने आप आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने में। अब मैं दूसरे फेज पे जा रहा हूं, और दूसरा फेज जो है इंटरलिंकिंग ऑफ मोर देन वन प्रोविजन ऑफ द टैक्स। अब इंटरलिंकिंग के कुछ मैंने इश्यूज लिए हैं, तो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग सम टेक्निकल इश्यूज डीलिंग विथ इंटरलिंकेजेस एंड क्रॉस रेफरेंसेस। देखो इशू नंबर 7, इशू नंबर 7 इंटरेस्टिंग है। आपने पीजीपीपी हेड पढ़ा था, उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा था डेप्रिसिएशन। क्या पढ़ा था, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में आपने ब्लॉक देखे थे, बिल्डिंग में थोड़ा याद कर रहे थोड़ा, तो बिल्डिंग में आपने 3 ब्लॉक देखे, 3 ब्लॉक। एक ब्लॉक था कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, कौन सा बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल, तो आपने देखा था परसेंटेज थे 5, उस ब्लॉक को लेकर आपको डेप्रिसिएशन मिला कौन से रेट से, 5%। दूसरा आपने देखा था ऑफिस बिल्डिंग, गोडाउन, वहां क्या था, फैक्ट्री बिल्डिंग, 10% का रेट था, क्या था 10%। और कुछ तीसरे बिल्डिंग थे टेम्पररी स्ट्रक्चर, जिसके पर 100% डेप्रिसिएशन था। कितना, 100%। टेम्पररी स्ट्रक्चर जो नॉर्मली वाटर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, बट ऑब्वियस है कि वो 100% डेप्रिशिएट हो जाएंगे। और टेम्पररी आपने मान लो कोई पानी की कैनाल लगा रहे हैं पूरे स्टेट में, और आजू बाजू में वो कैनाल कंस्ट्रक्ट करने के लिए
कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कर दिया है, छोटे छोटे कच्चे घर तैयार कर दिए हैं उनके वर्कर को रहने के लिए, दैट इज कॉल्ड विच कंस्ट्रक्शन, टेम्पररी कंस्ट्रक्शन। तो 100% डेप्रिसिएशन मिलता था। वापिस बताऊं, पहला क्या, रेसिडेंशियल बिल्डिंग 5%, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, गोडाउन बिल्डिंग 10% और टेम्पररी कंस्ट्रक्शन 100%। अब ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग पीजीपीपी में कहां से आया? ये अमिताभ बच्चन का बढ़िया सा सॉन्ग, मेरे अंगने में तुम्हारा भी क्या काम है। हम बात कर रहे हैं बिजनेस प्रोफेशन की, और ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग, चक्कर क्या है, क्वेश्चन ये है, आप पढ़े क्वेश्चन कि अंडर पीजीपीपी हेड देयर इज डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 5% फॉर ब्लॉक व्हाट, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो हाउ कम रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉल अंडर हेड पीजीपीपी? अब समझ, इंटरलिंकेज की बात कर रहे हैं हम, एक सेक्शन और दूसरी सेक्शन, वो दोनों को हमें पढ़ना है और देखना है कि हेड हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा या हेड पीजीपीपी में। रेसिडेंशियल बिल्डिंग अभी हमने थोड़ी मिनट पहले क्या पढ़ा, हेड हाउस प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या थी, एक बिल्डिंग होना चाहिए, आप ओनर होने चाहिए, और तीसरा क्या था, नॉट यूज फॉर विच पर्पस, बिजनेस पर्पस। तो आप कहां रहेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में। अब उल्टा सोचो, इफ इट इज यूज फॉर बिजनेस पर्पस देन तो कहां जाएंगे, पीजीपीपी में। अगर आपने यूज बिजनेस के लिए नहीं किया है तो आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में रहेंगे, यूज किया इसका मतलब कौन से हेड में जाएंगे। तो अब थोड़े दिमाग को जोड़ डालो, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। देखो नेक्स्ट स्लाइड देखो, आप सॉल्यूशन देखो इसका, एक एग्जाम्पल देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा है। एक्चुअली ये मैटर कोर्ट में गई थी, बट मैंने उसको एग्जाम्पल फॉर्म में आपके लिए लिखा है। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नॉर्मली आपको ज़्यादा मालूम रहता है कि पॉल्यूटिव बहुत रहती है, इसलिए वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स जो भी रहते हैं वो डेवलप एरिया से बहुत दूर लगाते हैं। अब जितने बहुत वो दूर जाएंगे सिटी एरिया से, उतने लेबर के, फिर लेबर तो शायद गांव से मिल जाएगा, लेकिन सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम रहता है स्किल और सेमी स्किल स्टाफ का। ये स्टाफ आपको बहुत कम मिलेगा। अब प्रोजेक्ट हैं सिटी एरिया से दूर, और स्किल्ड जो मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, वो रहते हैं कहाँ, सिटी में, हर रोज उनको ट्रैवल करने का, फिर कुछ वर्कर्स हैं उनको भी ट्रैवल करने का। फिर क्या होगा, प्रोडक्शन आपका हैम्पर होगा। आज पेट में दर्द हो गया, आज बाइक में पंचर हो गया, आज गाड़ी में पंचर हो गया। बाइक में कभी पंचर नहीं होता है, पंचर होता है टायर में, लेकिन ये एक्सक्यूज चलते रहते हैं। तो ये मैनेजर्स लोग ने आइडिया निकाल दिया, क्या आइडिया निकाल दिया, आप पढ़े, फैक्ट्री ऑफ द कंपनी इज इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नियर बाय फैक्ट्री। उन्होंने क्या कर लिया, आप देखें, रेसिडेंशियल कॉलोनी तैयार कर दिया। आपने बहुत सारी कॉलोनी देखी होगी बड़ी बड़ी कंपनीज की, पूरी टाउनशिप खड़ी कर देते हैं। अब समझे, ये टाउनशिप मेंटेन भी करनी पड़ेगी, और मेंटेन करनी पड़ेगी। अब रह कौन रहा है इस टाइम सुध में, स्टाफ पूरा, वर्कर्स रहते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा दबाव रहना चाहिए मेंटेन करने के लिए। तो टोकन रेंट लेंगे कि उसको ध्यान रहे कि भाई ये प्रॉपर्टी कंपनी की है, उसको रहने को मिल रही है, उसको भी फायदा है कि ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बच रहा है, पेट्रोल कॉस्ट बच रही है, डीजल कॉस्ट बच रही है, और कंपनी को भी फायदा है कि वो फटाफट, अब वो बोल नहीं सकता है कि टायर पंक्चर हो गया है, अरे भी कदम चलते चलते आ जाओ फैक्ट्री में, टायर कहाँ पंक्चर हो गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है। बोलता है पेट में दर्द है, कोई बात नहीं, डॉक्टर अवेलेबल है, दवाई देगा, फटाफट चलो काम पे लगो। तो फायदा किसको है, कंपनी को। तो आप, कंपनी टोकन रेंट चार्ज कर रही है। क्या चार्ज कर रही है, टोकन रेंट। बोलो आप कौन से हेड में जाएगा, रेंट तो है, तो आपके दिमाग में आएगा सर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेंट है, तो कौन सा हेड पकड़ना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की कंडीशन देखो, बिल्डिंग, तो बोलो टाउनशिप बिल्डिंग है, हाँ। सेकंड, ओनर, क्या कंपनी ओनर है, हाँ। थर्ड क्या था, नॉट यूज फॉर बिजनेस। अब क्या हुआ यहाँ, इट इज यूज फॉर बिजनेस। टाउनशिप कहीं कहीं जंगल में मंगल करने का थोड़ा उनका सोच था, उनका सोच था मैन्युफैक्चरिंग करके मुनाफा कमाने का। जंगल में मंगल तो बाय प्रोडक्ट होगी, तो उनकी जो इच्छा थी क्या थी कि भाई टाइम पे प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, टाउनशिप तैयार करने का और भाड़े पे देने का, बिजनेस पर्पस था। तो कोर्ट ने क्या बताया, पढ़े आप आगे, देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड। एज द पर्पस ऑफ लेटिंग आउट रेसिडेंशियल क्वार्टर इज टू रन द बिजनेस स्मूथली। ध्यान से देखिए, कोर्ट ने क्या बताया, द पर्पस ऑफ लेटिंग आउट टू रन द बिजनेस स्मूथली, दैट्स व्हाई रेसिडेंशियल क्वार्टर इज ट्रीटेड एज, अंडरलाइन करें, ट्रीटेड एज हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड बाय होम, एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ इट्स बिजनेस। तो ये ऐसा मान लिया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी एसएससी ने यूज किया है किसके लिए, बिजनेस के लिए। इसलिए कोर्ट ने क्या बताया, उसकी एनुअल वैल्यू, जिसको हम जीएवी बोलते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो सेक्शन 22 में चार्ज नहीं कर सकते हैं।
कौन से हेड में चार्ज करेंगे? अब समझ में आया, बिजनेस हेड में। अब जब आप बिजनेस हेड में चार्ज करेंगे तो फिर डेप्रिसिएशन रेट कौन सा लगाएंगे? कौन सी प्रॉपर्टी है? ये फैक्ट्री बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग है, क्या है? रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हैं। अब रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हैं और रियल लाइफ में आप देखो, आपका खुद का बिहेवियर जरा चेक करो, बहुत मजा आएगा। आप अपने घर में जो दीवार रहती है उसके पर कभी आप पैर रख के खड़े नहीं होते हैं, पीछे पैर दबा के खड़े नहीं रहते हैं। और ऑफिस में आप जाओ, सीए की ऑफिस में, और कहीं बात कर रहे हो फ्रेंड से, तो पूरा बूट पैर दबा के इस दीवार पे खड़े हो जाओगे। तो ऑफिस बिल्डिंग ज़्यादा डेप्रिशिएट होता है। घर के बिल्डिंग को लेकर को बचपन से जो माँ ने डांट दी थी, अरे ध्यान रख खराब हो रही है दीवार, तो दिमाग में रहता है, नहीं घर तो अपना साफ सुथरा रहना चाहिए, तो डेप्रिशिएशन कम लगता है उसके पर। तो गवर्नमेंट ने भी ये सोच लगाई कि उसके पर 10% नहीं देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 5%। ऑफिस बिल्डिंग में ठीक है, मालूम, जैसे इवन क्लासरूम में तो कितनी खराब हालत है बच्चों की। फर्नीचर में भी देखो, हम सनमाइका फॉर्माइका लगा देते हैं, आप उसके ऊपर क्या करते हैं? लिखते रहते हैं मीना आई लव यू। अरे क्या ये चक्कर है, मीना आई लव यू, मीना को बोलो यार। तो वो बेचारा डेप्रिशिएट ज्यादा करता है, हिम्मत नहीं है मीना को बोलने की, इसलिए यहां लिखते हैं। तो आप समझ में आया ये किसका इंटरलिंकेजेस हुआ? हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रोफेशन, पहला इंटरलिंकेजेस। चलो आगे, इशू नंबर 8। अब ये ठीक से देखना, इशू नंबर 8 देखें। एक्स एंड वाई इक्वल पार्टनर्स हैं और उन्होंने शुभ शुरुआत की पार्टनरशिप की 1 अप्रैल 2016 को। एक्स लेकर आया 10 लाख रुपए और डिसाइड किया कि 15% इंटरेस्ट लगाएंगे कैपिटल के ऊपर। तो एक्स ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया? 10 लाख रुपए एट 15%। वाई ने कितना किया? 5 लाख रुपए, 15%। फिर लगा कि इतना फंड तो कम पड़ेगा। एक्स बोलता है मैं हूं ना, कोई चिंता करते हो, मैं और 25 लाख देता हूं, लेकिन मैं लोन दूंगा अब, क्योंकि हमारा रेशियो इक्वल है, मैं कैपिटल भी ज़्यादा लाया हूं, तो अब मुझे आपको लोन पे मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो उसने 25 लाख का लोन भी दिया एक्स ने, और कौन से रेट से दिया? 18% से, 18। अब मेरा सवाल ध्यान से आप देखो, इशू नंबर 8 क्या लिखा है मैंने सवाल में? डिस्कस टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस इन द हैंड्स ऑफ फर्म। क्या सवाल है? डिस्कस टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस इन द हैंड्स ऑफ फर्म, और आगे क्या लिखा है? एज वेल एज पार्टनर। अब देखो कितनी सेक्शंस हमें पढ़नी है एक साथ। फर्म के हाथ में क्या होगा और पार्टनर के हाथ में क्या होगा? अब देखो आंसर देखो, अब सेक्शन पढ़ो। ये अगर मुझे इसका सॉल्यूशन लेना है तो मुझे सेक्शन 40B देखनी पड़ेगी, पीजीपी में आपने पढ़ा था। और पीजीपी में अगर आप थोड़ा याद करेंगे ये बिना पढ़े, तो क्या आपके दिमाग में आएगा? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस वही याद आएगा आपको। इसके अलावा तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं था आईपीसीसी में। अब पढ़े तो मैं पढ़ रहा हूं, देखो। पहला, अगर आपको इंटरेस्ट जो पार्टनर को दिया गया है उसका डिडक्शन लेना है तो ए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू पार्टनर शुड बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड एंड इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। दूसरी कंडीशन, इंटरेस्ट शुड पर्टेन टू ए पीरियड आफ्टर पार्टनरशिप कमेंसेस, यानी आपको पिछली तारीख की असर से इंटरेस्ट नहीं देना है, प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करना है। जिस दिन से आपकी पार्टनरशिप शुरू हुई वो दिन से शुरू करके फ्यूचर के जो भी आप पार्टनरशिप चलाने वाले हैं उस दिन के लिए आप इंटरेस्ट दे सकते हैं। एंड लास्ट, जो आपको मालूम है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक्ट में लिखा है सिंपल रेट 12%। कुछ लोग क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज दे देते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट लिखा है उन्होंने। क्या लिखा है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये वापस देखें, मैंने कुछ बोल्ड किया है। इंटरेस्ट पेड टू, क्या लिखा है? पार्टनर्स। ध्यान से देखा आपने, इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स। कहीं भी नहीं लिखा है पार्टनर कैपिटल, पार्टनर लोन, पार्टनर करंट अकाउंट, सिर्फ लिखा है इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर। इसका मतलब एक्स को 2 इंटरेस्ट दिए हैं, एक किसके ऊपर? उसकी कैपिटल के ऊपर, और दूसरा उसकी लोन के ऊपर। तो अब सॉल्यूशन देखें क्या होगा, किस तरफ हमको डिडक्शन मिलेगा। तो चलो सॉल्यूशन में देखें, एक्स ने कैपिटल कितना दिया था? 10 लाख, कितने परसेंटेज से? 15%। ठीक है,
बट कितना मिलेगा हमने ऊपर पढ़ा 12%। तो फर्म को डिडक्शन मिलेगा एक्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट 1,20,000। चलो वाई ने कितनी कैपिटल दी थी 5 लाख, उसने भी 15% से दिया था, लेकिन वाई को भी डिडक्शन मिलेगा, सॉरी फर्म को डिडक्शन मिलेगा वाई की कैपिटल के इंटरेस्ट को लेकर कितना 12% और 5 लाख यानी 60,000। अब सबसे अहम सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एक्स ने लोन दिया था 18% से 25 लाख का, क्या उसको वो लिमिट लागू पड़ेगी 12% वाली? तो पड़ेगी, क्योंकि मैंने क्या पढ़ाया आपको, इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर, लॉ इज साइलेंट। वो डिस्टिंग्विश नहीं करता है कि कैपिटल के लिए ही सिर्फ 12% देखने हैं, करंट अकाउंट के लिए नहीं देखने हैं, लोन के लिए नहीं देखना है, ऐसा नहीं लिखा है। सिंपली क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर। समझ में आया आपके? तो वो भी 12% से रिस्ट्रिक्ट होगा। तो फर्म को डिडक्शन मिलेगा 25 लाख पे 12% आप जोड़ेंगे तो 3 लाख रुपए अमाउंट आएगी। कुछ बच्चों को ये हजम नहीं हुआ कि सर ये लास्ट पॉइंट तो बहुत टफ लग रहा है। तो आप इस तरह सोचें, अगर ये प्रोविजन नहीं होता, इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर वर्ड नहीं लिखा होता और ऐसा वर्ड लिखा होता इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स कैपिटल, तो लोग क्या करते हैं, कैपिटल जब मान ले यहाँ हमारे सब में कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं। अब मान ले 2 पार्टनर ने मिला के 1 करोड़ रुपए वो बिजनेस में लाना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपए। तो क्या करेंगे, अगर वर्ड लिखा होता इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर ऑन व्हाट कैपिटल, तो क्या करते हैं चार्टर्ड अकाउंट क्या एडवाइस देते हैं, एक काम करो 1 करोड़ है ना, तो 50 हज़ार रुपये कैपिटल लेकर आओ, उसके पर 12% इंटरेस्ट। अब 1 करोड़ में से 50 हज़ार गए यानी 1 लाख गए, कितने बचे 99 लाख। अब क्या करो, 99 लाख की पार्टनर को सीएस एडवाइस करेगा, क्या एडवाइस करेगा, उसकी लोन दे दो फर्म को, और कितना इंटरेस्ट चार्ज कर लो 18%, 21%, 36%, 24%। अगर ये रोक नहीं होती तो लोग प्लानिंग कर लेते हैं कि पार्टनर लोन पे कितना इंटरेस्ट देते हैं 24%। तो याद रहे वर्ड है इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स। तो आप पार्टनर्स लोन बोलो, पार्टनर्स कैपिटल बोलो, पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलो, सबको लेकर 12% की सीलिंग लगेगी। ये एक बात हुई सेक्शन 40B। अब मैंने सवाल क्या पूछा था, फर्म के हाथ में टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा फर्म के हाथ में, कि नॉर्मली जब हम किसी को इंटरेस्ट चुकाते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो हम उसके ऊपर क्या काटते हैं, TDS। तो सवाल ये उठेगा क्या फर्म को TDS काटना पड़ेगा। तो अगर हम TDS का सेक्शन खोल के बढ़े, कौन सा वाला, लास्ट लाइन देखें 194 कैपिटल A, 194A, उसके अंदर एक सबसेक्शन 3 है जिसमें लंबा लिस्ट है, और लिस्ट क्या लिखता है कि ये जो लिस्ट में पेमेंट दिए गए हैं उसके ऊपर TDS नहीं काटना है। उसमें सीरियल नंबर 4 पे ऐसा लिखा है, 194A सबसेक्शन 3 सीरियल नंबर 4 पे ऐसा लिखा है कि अगर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पेमेंट करती है तो TDS काटने की जरूरत नहीं है। तो अब एक टैक्स कॉन्सिक्वेंस किसके हाथ में हुए, फर्म के हाथ में। तो हमने PGBP का सेक्शन भी देखा, TDS का सेक्शन भी देखा। अब मेरा सवाल क्या था, याद करें, टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस फर्म के हाथ में और किसके हाथ में, पार्टनर के हाथ में। अब पार्टनर के हाथ में क्या होगा, तो सेक्शन 28(5) काम करेगी, 28 सेक्शन, कौन सी सेक्शन काम करेगी, सेक्शन 28V। वो लिखती है कि जितना फर्म डिडक्शन लेगी इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन को लेकर, उतनी अमाउंट पार्टनर के हाथ में क्या होगी, टैक्सेबल। कौन से हेड में, PGBP में, कौन सी सेक्शन 28 क्लोज नंबर V। तो हम अब समझ सकते हैं, हमने 40B पढ़ा, 194A पढ़ा और 28V पढ़ा, और पूरा ओवरऑल व्यू लेना है आपको ये सब्जेक्ट का। चलो एक और इशू नया आपके लिए, इशू नंबर 9। ये तो आप IPC में पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ IPC के बेस पे ही मैंने ये केस स्टडीज़ तैयार की हैं, आपकी समझ बढ़े कि वही आपने जो पढ़ा था अब उसको आपको अलग अंदाज से पढ़ना है। और जब अब अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो रिपीटेडली बोल रहा हूँ मैं, मेमोरी अपने आप खुलेगी और मेमोरी लंबे अरसे तक आपके साथ जुड़ी रहेगी। अब पढ़े इशू नंबर 9। हमारे राकेश जी हैं, उनके दिमाग में आया कि एक अच्छा सा घर परचेज़ कर लेते हैं, तो जयेश जी को मिले कि भाई आपका ये घर मुझे है परचेज़ करना है। तय हुई अमाउंट 45 लाख, राकेश और जयेश का एग्रीमेंट हो गया। अब राकेश जी ने 35 लाख रुपए दे दिए, 45 में से कितने दे दिए, 35 लाख। अब दोनों एक दूसरे को जानते थे, बाकी 10 लाख चुकाने बाकी थे।
जयेश बोलता है यार राकेश अपनी तो पुरानी पहचान है, कोई चिंता नहीं, तुम 35 लाख चुका दो और ये प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लो। और पोजीशन दे दिया। अब देखे 15 जनवरी को रिजल्ट आने के 2 दिन पहले सीए फाइनल का, तो अब उन्होंने ये पोजीशन दे दिया जयेश ने राकेश जी को, और बाकी पैसे 10 लाख राकेश जी जोड़ पाए 18 मई को, यानी सीए एग्जाम खत्म होने के बाद वो 10 लाख जोड़ पाए। और जिस दिन 10 लाख जोड़ पाए उस दिन जाके उन्होंने रजिस्ट्री में जाके लिखा पढ़ी की, सेल डीड तैयार किया। आप समझ रहे हैं? तो प्रैक्टिकली ये ट्रांजैक्शन की इनकम टैक्स पे क्या असर होगी? है छोटा सा ट्रांजैक्शन, एकदम छोटा सा, कि राकेश घर खरीदना चाहते थे, जयेश से कॉन्ट्रैक्ट किया, पहले पोजीशन लिया, बाद में बाकी पैसे चुका के क्या लिखवा दिया, घर उनके नाम राकेश जी ने करवा दिया। सिंपल, कुछ है नहीं इसके अंदर बड़ा। अब उसकी टैक्स कॉन्सिक्वेंस क्या होगी? चलो पहले हम सोचते हैं, आंसर देखें आप, पहले हम सोचते हैं राकेश के हाथ में। राकेश ने घर खरीदा है यहाँ। अब राकेश ने जब घर खरीदा है तो राकेश को हेड हाउस प्रॉपर्टी कब लगेगी? क्योंकि आप याद करें कंडीशन हाउस प्रॉपर्टी की, देयर शुड बी ए बिल्डिंग, तो हाउस प्रॉपर्टी से बिल्डिंग, दूसरा वर्ड क्या था? ओनर। अब सवाल ये उठेगा राकेश ओनर कब बनेंगे? हमारे पास 2 डेट थी, एक जब पोजीशन लिया वो, और दूसरी जो लिखा पढ़ी की वो, सेल डीड तैयार की रजिस्ट्री में जाके वो। तो कौन सी डेट? एक डेट थी 15 जनवरी और दूसरी डेट थी 18 मई। तो सवाल ये उठेगा कि राकेश जी ने जो घर खरीदा है यहाँ, तो राकेश जी ओनर कब बनेंगे? उनके लिए हेड हाउस प्रॉपर्टी कब अप्लाई होगा? तो आप सेक्शन पढ़नी पड़ेगी आपको, सेक्शन 27 डीम्ड ओनर। आपने आईपीसी में पढ़ा था, 6 प्रकार के लोगों को आप क्या बताया गया था? डीम्ड ओनर। अब उसमें से एक क्लोज में पढ़ रहा हूं, आप पढ़े तो जरा स्क्रीन पे देखें। पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन पोजीशन, क्या लिखा है? पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन पोजीशन ऑफ एनी बिल्डिंग, फिर एक वर्ड देखें, इन ए पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? तो उन्होंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 53A का रेफरेंस दिया है, बट उसको क्या मिल गया है? पोजीशन मिल गया है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या परफॉर्म हुआ है? फुल्ली परफॉर्म नहीं हुआ है, पार्टली परफॉर्म। चलो याद करो, राकेश जी ने 45 में से कितने चुकाए? 35 पूरे चुकाए? नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट इज फुल्ली परफॉर्म के पार्टली परफॉर्म। जयेश ने क्या किया? सिर्फ पोजीशन दिया। क्या राकेश जी के नाम पे मकान कर दिया? नहीं कर दिया। उसके लिए उसने वेट किया कि बाकी 10 लाख चुकाओ। समझ में आया? तो कॉन्ट्रैक्ट इज पार्टली परफॉर्म। तो सवाल ये उठता है कि राकेश जी डीम्ड ओनर कहलाएंगे कौन से दिन से? जिस दिन उनको पोजीशन मिलेगा उस दिन से। इसका मतलब कि राकेश जी को हेड अप्लाई हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी कौन सी तारीख से? 15 जनवरी से। मई तक वेट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि 14 जनवरी तक मकर संक्रांति बोलते हैं, और हमारे गुजरात में तो बहुत फेमस है मकर संक्रांति, उत्तरायण। तो जो 14 जनवरी तक जयेश ओनर बने रहेंगे। 14 जनवरी तक कौन ओनर बना रहेगा? जयेश। और 15 जनवरी से कौन ओनर बन जाएगा? डीम्ड ओनर राकेश। अब सोचे जरा जयेश के बारे में कि उसके हाथ में कैपिटल गेन कब लगेगा? उसके हाथ में कैपिटल गेन कब लगेगा? अब प्रैक्टिकली आप सोचे जयेश के बारे में, तो जयेश ने लिखा पढ़ी कब करके दी? मई महीने में, 18 मई को। तब जाके उसने रजिस्ट्री में जाके बोल दिया कि अभी ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं रही, अब किसके नाम पे ट्रांसफर कर दो? राकेश जी के नाम पे। अब मुझे पूरे पैसे मिल गए हैं और मैं सहमत हूँ, ये प्रॉपर्टी उनके नाम आप रजिस्ट्री कर दो। तो प्रैक्टिकली हम सोचें तो जयेश की ओनरशिप गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे कब खत्म हुई? 18 मई को। 18 में 16, यानी कौन सा प्रीवियस ईयर बनेगा? 16-17। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि कैपिटल गेन कब से लगना चाहिए? कौन से साल में लगना चाहिए? प्रीवियस ईयर 16-17 में। अब कैपिटल गेन की सेक्शन खोल के पढ़ो। अब याद करो, कैपिटल गेन बेसिक 2 कंडीशन है कैपिटल गेन हेड अट्रैक्ट करने की। एक क्या है? देयर शुड बी ए कैपिटल एसेट। दूसरी कंडीशन क्या है? देयर शुड बी ए ट्रांसफर। अब ट्रांसफर की डेफिनेशन याद करो, देखो स्क्रीन पे देखो आप, ट्रांसफर क्या है? इशू नंबर 9 सॉल्यूशन। ट्रांसफर इंक्लूड आपने पढ़ा था आईपीसीसी में, सेल, एक्सचेंज, रिलिंग्विशमेंट, क्लोज नंबर ए। फिर क्लोज नंबर बी, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन एसेट।
लंबे लंबे थे, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, फिर कंपल्सरी एक्विजिशन, फिर आप देखें एक और क्लोज है, अब पढ़ो तो क्या लिखा है, मैंने बोल्ड में बताया आपको, देखें हैंडिंग ओवर पोजेशन, हैंडिंग ओवर पोजेशन ऑफ विच प्रॉपर्टी, इमॉल प्रॉपर्टी, उसको भी क्या बोलेंगे, ट्रांसफर, कैसे, अंडर द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वही सेक्शन का रेफरेंस है, आप देखें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 53 है। इसका मतलब कि जैसे जैसे पोजेशन हैंडओवर करेंगे वो डेट क्या मानी जाएगी, ट्रांसफर। तो अब आसान हो गया, राकेश जिस दिन पोजेशन लेंगे तब वो क्या बन जाएंगे, डीम्ड ओनर, और जैसे जयेश पोजेशन देंगे क्या हो जाएगा उनके लिए, ट्रांसफर। अब ट्रांसफर डेट कौन सी बनेगी, 15 जनवरी 16, यानी कौन सी प्रीवियस हुई, 15-16। इसका मतलब कि जयेश को टैक्स कब देना है, प्रीवियस ईयर 16-17 की 15-16, 15-16, क्योंकि उसके लिए डेट ऑफ ट्रांसफर क्या हो गई। अब ये डेट ऑफ ट्रांसफर का महत्व क्या है, याद करें, जयेश ने क्या बेचा, क्या बेचा, रेसिडेंशियल हाउस। अब रेसिडेंशियल हाउस बेच के अगर जयेश जी को एग्जेम्पशन लेना है जयेश को, तो उसको कहां इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दूसरे रेसिडेंशियल हाउस में। क्या टाइम लिमिट थी, 2 साल परचेज को लेकर, 2 साल कहां से, मेरी बर्थ डेट से नहीं, कहां से, 2 साल फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। तो अब डेट ऑफ ट्रांसफर कौन सी हो गई, 18 मई के 15 जनवरी, 15 जनवरी, तो वहां भी उसकी असर पड़ेगी। अब पढ़ना पड़ेगा, अब मेमोरी आपकी लंबी रहेगी। अब 53 आप कभी नहीं भूलेंगे, पार्ट परफॉर्मेंस वर्ड कभी नहीं भूलेंगे, रिटेन पोजेशन वर्ड कभी नहीं भूलेंगे, आप लिख पाएंगे, प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाएगा। एक और केस स्टडी पकड़ते हैं, देखिए वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत छोटा सा है, आपको मालूम है आईपीसीसी में इसको पढ़ाया गया है, फिर भी आप जरा देखें इशू नंबर 10। हमारे जो मिस्टर ए हैं उसके पास 18% इक्विटी है पीक्यूआर कंपनी की, और उनके जो वाइफ है मिसिस ए, वो भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठी हैं इस कंपनी में 5% तक पीक्यूआर में। अब मेरा सवाल बहुत छोटा है, छोटा इस तरह है कि आपको बताना है कि मिस्टर ए एज वेल एज मिसिस ए, क्या उनका इस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और मैंने आपको तीन पॉइंट रखे हैं। ए, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वर्ड याद करें, आप पढ़े थे पीजीबीपी में, कौन सी सेक्शन देखे आप जरा, 40A2। 40A2 क्या लिखती थी, अगर आपने रिलेटिव या रिलेटेड पार्टी, और कहीं के रिलेटेड पार्टी में क्या लिखा था, जिसका क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर, उसको अगर आपने कुछ पेमेंट दिया और वो पेमेंट क्या है एक्सेसिव और अनरीजनेबल, तो वो अनरीजनेबल अमाउंट क्या हो जाएगी, डिसअलाउ, ऐसा पढ़ा था। तो वहां वर्ड क्या आता था, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। फिर याद करें थोड़ा आईपीसीसी में 222E डीम डिविडेंड, कि क्लोजली हेल्ड कंपनी ने लोन दिया शेयर होल्डर को, जिस शेयर होल्डर का 10% इंटरेस्ट है। अब क्लोजली हेल्ड कंपनी ने शेयर होल्डर को भी लोन दिया, कभी कभी क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या करती है, ऐसे कंसर्न को लोन देती है जिसमें वो शेयर होल्डर का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो वो भी आपने आईपीसी में देखा था वर्ड, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तीसरा आप याद करें, देखिए नेक्स्ट स्क्रीन, क्या देखा था आपने क्लबिंग में, क्लबिंग में याद आया कुछ, कि भाई एक कंपनी है जिसमें हस्बैंड का क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और उनके स्पाउस एम्प्लॉयड विदाउट व्हाट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आपने पढ़ा था। तो आप क्या करते थे, क्लबिंग करते थे। वर्ड क्या, एक कंपनी है जिसमें हस्बैंड का क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, या एक स्पाउस का क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो वर्ड कौन सा बोल रहा हूं मैं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो अब मेरा सवाल क्या है, ये तीनों के लिए, एक हमने देखा 40A2, दूसरा हमने देखा 222E, तीसरा हमने देखा क्लबिंग, ये तीनों के लिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होगा। अब बोलेंगे सर इसमें क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो हमने पढ़ा था, अगर 20% वोटिंग पावर है एट एनी टाइम तो क्या होगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सर हमने तो पढ़ा था ये। अब देखें जरा आंसर देखें इसका। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 32। तो उसकी जनरल डेफिनेशन दी गई है कहां, सेक्शन 2 सबसेक्शन 32। आप पढ़े तो जरा, मैंने लिखा है एक्ट से लेकर लिखा है, पढ़ दो। पर्सन हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, उसकी मीनिंग क्या है, इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स अब पढ़ना आप, पर्सन हु इज बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर। ध्यान से पढ़े, रजिस्टर्ड ओनर ने लिखा है, क्या लिखा है, बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर। फिर आगे लिखते हैं, ब्रैकेट लंबा है,
कैरिंग नॉट लेस देन 20% वॉटिंग पावर। ब्रैकेट में लिखा है ऐसे शेयर आपको ध्यान में नहीं लेने हैं जिसके अंदर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग नहीं देखना है। यानी कौन सा होल्डिंग देखना है? इक्विटी होल्डिंग। तो अगर कंपनी के लिए किसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उस कंपनी में है या नहीं है, वो चेक करने के लिए मुझे 20% वोटिंग पावर देखना है उस कंपनी में उसका। और कौन सा? बेनिफिशियल वोटिंग पावर, बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स लिखा है। सिंपल, कुछ कंफ्यूजन इसमें? अब मुझे जरा हमारा एग्जाम्पल देखो। मिस्टर ए कितना था वोटिंग पावर? 18। कितना था? 18। तो इज इट 20%? नो। तो कैन वी से मिस्टर ए हैज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? नो। चलो मिसिस ए सोचो, कितना वोटिंग पावर था? सिर्फ 5%। तो क्या 5% 20% से ज्यादा है? नहीं। तो कैन वी से मिसिस ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? नो। तो कंक्लूजन क्या आया? अगर ये डेफिनेशन हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 32, तो ये बताती है कि नाइदर मिस्टर ए नॉर मिसिस ए इज सेड टू हैव व्हाट? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन पीक्यूआर लिमिटेड। बट यहां नहीं अटकना है। अब क्लबिंग देखो, क्लबिंग में एक स्पेशल प्रोविजन है। देखो तो नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड में अब क्लबिंग की स्लाइड देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन 2 दिया गया है। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है, और ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ उस सेक्शन को लेकर है, उस सेक्शन को लेकर, यानी 64 सबसेक्शन 1 को लेकर है। अब पढ़े तो आप, बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम इंटरेस्टिंग है। इंडिविजुअल इज डीम्ड टू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए कंसर्न इफ दैट कंसर्न इज ए कंपनी। अब ध्यान से पढ़े। इफ शेयर्स, वो ब्रैकेट वही का वही है, कैरिंग नॉट लेस देन 20% वोटिंग पावर आर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ओन्ड बेनिफिशियली। अब बोल्ड में मैंने किया, आप देखो तो, बाय सच पर्सन और क्या लिखा है? पार्टली बाय सच पर्सन एंड पार्टली बाय वन और मोर ऑफ हिज रिलेटिव। तो अगर क्लबिंग के लिए मुझे 20% चेक करने हैं तो उस आदमी के अकेले के मुझे 20% नहीं देखने हैं, पार्टली बाय सच पर्सन एंड पार्टली बाय व्हाट? रिलेटिव। यानी रिलेटिव का शेयर होल्डिंग भी मुझे ऐड करना है। अब सोचो क्लबिंग के लिए क्या होगा? मिस्टर ए 18%, अब मिसिस ए उनकी रिलेटिव कहलाएगी? हाँ, पक्की कहलाएगी, वही तो एक रिलेटिव है अब जीवन में। 18 + 5 जोड़ दो, कितना हो गया? 23। तो मिस्टर ए इज सेड टू हैव विच इंटरेस्ट? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, बट फॉर विच पर्पस? क्लबिंग पर्पस। अब उल्टा मिसिस ए के बारे में सोचो, उनके लिए क्या मिस्टर रिलेटिव कहलाएंगे? एक दूसरे के लिए बने हैं वो, तो कहलाएंगे पक्के। अब 5% में 18% जोड़ दो, तो वो भी क्या हो गया? 23%। तो मिसिस ए का भी क्या हो गया? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो अब मजे की बात आई, बाकी टॉपिक के लिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मीनिंग देखते वक्त हमें क्या देखना है? वो आदमी का, वो पर्टिकुलर पर्सन का खुद का होल्डिंग देखना है, रिलेटिव का होल्डिंग ऐड नहीं करना है। लेकिन क्लबिंग पढ़े तो करना है आपको, रिलेटिव के होल्डिंग को ऐड करने के बाद 20% देखना है। और अब याद करें, क्लबिंग में कुछ आगे भी था। इसी सेक्शन को अगर आप खोल के पढ़ेंगे ना, आईपीसी की नोट, उसमें ऐसा लिखा था। क्या लिखा था? इफ बोथ आर हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो ये एग्जांपल क्या हो गया? बोथ आर हैविंग विच इंटरेस्ट? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो क्या लिखते थे? हुज टोटल इनकम। अब वहां वर्ड क्या था? इनकम वर्ड नहीं था। हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड इज ग्रेटर। सैलरी इनकम को हटा के टोटल इनकम कंपेयर करनी थी, और जिसकी ज्यादा है उसके अंदर आपको क्या करना था? क्लबिंग करना था। अब समझ में आया कि क्यों दोनों को सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वर्ड लिखा था? क्योंकि वहां रिलेटिव के साथ जोड़कर मुझे प्लानिंग देखना है। ठीक है, तो आई थिंक वेरी क्लियर। तो नेक्स्ट स्लाइड विल गिव द आंसर कि क्लबिंग को लेकर मिसिस ए एज वेल एज मिस्टर ए बोथ हैव सेड टू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो ये बात मैंने बताई आपको अंडरस्टैंडिंग। मैंने जब शुरुआत की थी और आप इतना टिक पाए, इतना सहन कर पाए, मुझे सुन पाए, तो मैंने बताया था कि आपका आईएमपी अप्रोच से थोड़ा बदलाव लाना, यूएमपी अप्रोच करना है। यू फॉर मैंने क्या बताया था? अंडरस्टैंडिंग। यानी अगर आप अंडरस्टैंडिंग डिटेल में पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फिर क्या बढ़ेगी? आपकी मेमोरी। लेकिन मेमोरी के लिए लोग ऐसा, जो मुझे जानते हैं पर्सनली, वो बोलते हैं कि सर को चार्ट से बहुत नफरत है। नफरत नहीं है, आई नो कि आपको सीए बनना है। अब सीए करने के लिए लास्ट दिन में रिवीजन करने के लिए क्या चाहिए? चार्ट चाहिए। लेकिन मुझे दिक्कत क्या है वो दिखाता हूं। अब देखो, मैं मेमोरी की बात कर रहा हूं। यू वी हैव डिस्कस, अब किसकी बात कर रहे हैं? एम फॉर मेमोरी। अब देखो तो स्लाइड देखो तो क्या हालत है।
मैंने क्या लिखा है, फॉर सब्जेक्ट लाइक इनकम टैक्स चार्ट्स आर मोस्ट एफिशिएंट टूल्स, मैं मानता हूं पक्का, बट लिखा है, सबसे बड़ा बट क्या, डेंजर, क्या डेंजर देखो तो, दे मस्ट नॉट बी बोरोड चार्ट, दे मस्ट नॉट बी डाउनलोडेड चार्ट। मैं आपको दिखाता हूं आप चार्ट कैसे डाउनलोड करके पढ़ते हैं और एग्जाम में क्या गलती करते हैं और सही चार्ट कैसे तैयार करना है, आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट। तो दे शुड नॉट बी बोरोड और डाउनलोडेड चार्ट, वरना आप डेंजर जोन में गए, दी एंड हो जाएगा। आप सम का सॉल्यूशन करके आएंगे, पहले तो कुछ समझ नहीं पाएंगे और सॉल्यूशन लिख के आएंगे लेकिन सही लिख नहीं पाएंगे आप, दी एंड हो जाएगा। वापिस 6 महीने, नवंबर में। तो मैं दिखाऊं आपको एक बोरोड चार्ट, डाउनलोडेड चार्ट जो मैंने डाउनलोड किया था, मिलेगा आपको भी कहीं। अब देखो तो नेक्स्ट चार्ट, बोरोड चार्ट कैसे, माइनर्स क्लबिंग हमने अभी पढ़ा ना सेक्शन। अब बोरोड चार्ट में कैसे करते हैं फैकल्टी, कोई भी फैकल्टी जनरली जो नॉर्मल फैकल्टी क्या करती है, बीच में माइनर, कुछ लोग तो अभी पिक्चर भी रख देते हैं, बीच में छोटा सा बच्चा खड़ा है, रो रहा है कि मैं किसकी उंगली पकड़ूं, पिताजी की या माता जी की। फिर लेफ्ट साइड पिताजी खड़े हैं, फादर, राइट साइड कौन है, माता जी, और वो किसकी उंगली पकड़ेगा। फिर फैकल्टी लिखती है नीचे, इनकम शैल बी क्लब इन हुज हैंड दैट पेरेंट, इनकम लिखते हैं, सही वर्ड क्या था, टोटल इनकम। अब समझ में आया, सही वर्ड क्या था, टोटल इनकम। और वो लिखते हैं इनकम शैल बी क्लब फॉर दैट पेरेंट जिसकी इनकम क्या है, ज्यादा। और ग्रेटर वर्ड भी नहीं लिखते हैं, वो तो हायर वर्ड लिखते हैं। अब एक्ट में लिखा है ग्रेटर, ठीक है, खास फर्क नहीं है उसके अंदर। अब ये चार्ट सही था, नहीं, सेक्शन याद करें, सेक्शन में ऐसा लिखा था, मैंने आपको एक पैराग्राफ ही पढ़ाया था, वो स्लाइड वापस नहीं दिखा रहा हूं, याद करें। एक पैराग्राफ लिखा था, इफ मैरिज ऑफ पेरेंट सब्सिस्ट, पहला वर्ड क्या था, मैरिज ऑफ पेरेंट सब्सिस्ट, तो आप क्लब करें उस पेरेंट की इनकम में हुज टोटल इनकम, फिर ब्रैकेट में कुछ था, एक्सक्लूडिंग हुज इनकम माइनर्स इनकम इज ग्रेटर। फिर एक और सेंटेंस था जो मैंने आपको पढ़ने नहीं दिया था, इंटेंशनली भगा दिया, क्या था, इफ मैरिज डज नॉट सब्सिस्ट, मैरिज डज नॉट सब्सिस्ट, तो किसके हाथ में क्लब करना है, दैट पेरेंट, याद करें वर्ड, आईपीसी में पढ़ा था, हु मेंटेन्स चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, याद आया, हु मेंटेन्स चाइल्ड। तो चार्ट की शुरुआत कहां से होगी, माइनर किसकी उंगली पकड़ेगा, उसके लिए पहले माइनर के सामने नहीं देखना है, फोकस पेरेंट के सामने, साथ में है कि डाइवोर्स हैं, अलग अलग हैं। आजकल तो बहुत कॉमन है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं नहीं बोलूंगा, फिल्म स्टार के एग्जाम्पल तो कितने जाने माने एग्जाम्पल हैं। अब उसके बच्चे हैं बट ऑब्वियस माइनर है, क्योंकि पिताजी अभी भी 20 साल की हीरोइन के साथ पिक्चर कर रहे हैं, तो बच्चे तो माइनर हैं उनके। अब सोचे उनके बारे में, अब उसका क्लबिंग कैसे करेंगे, तो पहला सवाल किसके सामने देखना है, माइनर उंगली पकड़ेंगे, उसके लिए क्या देखना है, पेरेंट साथ में है कि नहीं है। तो सही चार्ट क्या होगा, आप देखें नेक्स्ट स्क्रीन, सही चार्ट क्या होगा, वेदर मैरिज ऑफ पेरेंट सब्सिस्ट, पहला वो पूछना पड़ेगा, वो तो आप देखते ही नहीं है। क्यों आप नहीं देखते हैं, आईपीसीसी में एक भी सवाल हिंदुस्तान की एक भी बुक में नहीं लिखा गया उसको लेकर, स्पेसिफिकली इसको एड्रेस करते हुए एक भी सवाल नहीं लिखा गया, सीधे सीधे यही बताया गया, हूं टोटल इनकम इज व्हाट ग्रेटर। और कभी वो टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि किसी ने लिखा नहीं, लिखा होता तो फटाफट कोई कॉपी करके पूछ लेता। कॉपीराइट तो यहां हम आराम से वायलेट करते हैं, जैसे अपने खिस्से में लेके घूमते हैं। तो आइडियली कहां से शुरू होना चाहिए, कहां से शुरू होना चाहिए, वेदर मैरिज सब्सिस्ट। अगर आंसर आया नो तो पढ़े क्या लिखा है, माइनर्स इनकम शैल बी क्लब विद दैट पेरेंट हु मेंटेन्स द चाइल्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। और अगर आंसर आया यस तो आपको मालूम है, मैंने बोल्ड किया, आप देखो टोटल इनकम, और वो ब्रैकेट ना भूलें, टोटल इनकम कब देखने की, कैसे करने की, एक्सक्लूडिंग माइनर्स इनकम। अब तो मेरी आपसे विनती यह है, चार्ट आप जरूर करें तैयार, लेकिन खुद के चार्ट तैयार करें। बोरोड चार्ट, डाउनलोडेड चार्ट विल किल योर आंसर। आप लिखेंगे सही लिख ही नहीं पाएंगे। और अगर बोरोड चार्ट देख ले रहे हैं आप रेडीमेड, चलो आपका समय और वक्त बर्बाद ना हो उसके लिए, तो आप क्या करें, उस बोरोड चार्ट को मॉडिफाई कर दें, जो कुछ वर्डिंग मिसिंग है उसको क्या कर दें आप, अगर वो ऑलमोस्ट 90% ठीक लग रहा है चार्ट, तो उसके अंदर आप क्या कर दें, छोटा मोटा आपका जो भी, आपकी जो समझ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको लेकर उस चार्ट को क्या कर दें, मॉडिफाई कर दें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेमोरी पार्ट। तो मेमोरी में आप चार्ट यूज करें, स्लोगन कम करें, क्योंकि एक स्लोगन की शुरुआत ही नहीं हुई तो पूरी बैंड बच जाती है। तो
तो बेटर की चार्ट पूरे अंडरस्टैंडिंग के बात करेंगे, स्लोगन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब कुछ याद आएगा। अब लास्ट स्टेज डायरेक्ट टेक्स्ट को लेकर प्रेजेंटेशन, पी फॉर प्रेजेंटेशन। तो अगर आप यूएमपी अप्रोच पकड़ के चलेंगे कोई भी सब्जेक्ट के लिए, मैंने बोल दिया वर्ल्ड की कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, अगर आपने ये अप्रोच पकड़ लिया तो मुश्किल है कि आप वापस आए, आप पक्का उसको क्लियर करेंगे, फतेह मिलेगी आपको। क्या है प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन किसके पर डिपेंड करता है? कि दो चीज़ पे। आपकी प्रेजेंटेशन जो भी आप लाइव परफॉर्मेंस देते हैं 3 घंटे एग्जाम में, वो किसके पर डिपेंड करती हैं? दो चीज़ के ऊपर। एक क्वेश्चन की टाइप क्या है और दूसरा उसका वेटेज क्या है मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि उसकी वेटेज क्या है, 3 मार्क है, 5 मार्क है, 6 मार्क है, 18 मार्क है, 20 मार्क है। इसके पर हम डिटेल में बात तो करेंगे। अब इनकम टैक्स को लेकर पहले देखते हैं कैसी सिस्टम रहती है और कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। आप देखें, इनकम टैक्स को लेकर जनरली आपको कहीं कहीं बड़े लंबे प्रैक्टिकल पूछते हैं जो जाते हैं मार्क्स 16 से लेकर 20। कभी पहला क्वेश्चन एक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, आपको लगे कि आप खत्म हो तो ठीक, वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। 16 से कितने मार्क? 20 मार्क। कभी कभी वो तोड़ देते हैं, 10-10 कर देते हैं, तो अच्छी बात है। उसको मैं बोलता हूँ मीडियम प्रैक्टिकल। ज़्यादातर आपको चैरिटेबल ट्रस्ट पूछते हैं 10-10 मार्क में, पीजीबीपी 16 मार्क में पूछते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट 10 से कितने मार्क में? 12 मार्क में। कुछ शॉर्ट प्रैक्टिकल पूछते हैं। शॉर्ट प्रैक्टिकल में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, टीडीएस में 6 डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6। आपको पूछेंगे भी क्या टैक्स कटना चाहिए, कभी 3 आइटम डाल देंगे, एक एक का 2 मार्क, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट प्रैक्टिकल्स। फिर कुछ थियोरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, उसकी बहुत कैपेसिटी हो गई 4 से 6 मार्क, उससे ऊपर कभी मैंने नहीं देखा कि थियोरी। हाँ, एक बार देखा था आईपीसीसी में 2003 में। आईपीसी में लिखा था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेक्शन 80 IC और बाजू में लिखा था 10 मार्क। मैं तो पढ़ के ही कंफ्यूज हो गया, आपकी तो क्या हालत हुई? लिखा है शॉर्ट नोट और बाजू में लिखते हैं 10 मार्क। अब शॉर्ट लिखने का कि लॉन्ग लिखने का? 100 मार्क का पेपर है, उसमें 10% का वेटेज है और इंस्टीट्यूट ने लिखा था राइट ए शॉर्ट नोट। 2003 का पेपर आप खोल के देखें, फिर शॉर्ट में आप लंबे हो जाएंगे, कितना शॉर्ट लिखूं कि आपको 10 मार्क मिले? ठीक है, नहीं वो नॉर्मली आप फाइनल की चिंता करें, 4 से कितने मार्क? 6 मार्क। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आपको, और जिस दिन केस स्टडी बेस्ड ज़्यादा पूछते हैं तब स्टूडेंट थर्राते, परेशान परेशान, गीत गाते रहते हैं, मैं परेशान मैं परेशान। तो उसकी वेटेज क्या रहती है एक क्वेश्चन की? 4 से 6 मार्क। तो ये आपका सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का पेपर इस तरह दिखेगा। अब ये प्रेजेंटेशन जैसे बड़ा प्रैक्टिकल है, मीडियम प्रैक्टिकल है, केस स्टडी है, थियोरी है, तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है जब हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे हम सब्जेक्ट में बढ़ते जाएंगे। जैसे अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं असेसमेंट ऑफ फर्म, तो असेसमेंट ऑफ फर्म में मैं दिखाऊंगा प्रेजेंटेशन की क्या असर है। कहीं पढ़ेंगे हम एओपी, तो पीजीबीपी का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, दैट ऑल्सो आई विल कोरिलेट। तो पीजीबीपी के सम्स आप कैसे करते हैं और सही मेथड क्या है उसको प्रेजेंट करने की, तो वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पढ़ाई करते करते, तो हम क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे।